नमस्कार दोस्तों, अब आप सुन रहे हैं अमीर पिता और गरीब पिता की ऑडियो पुस्तक पाठ 2 वित्तीय साक्षरता क्यों सिखाएं। क्या आप और अधिक ऑडियो पुस्तकें चाहते हैं? मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे टिप्पणी करें कि अब आपको कौन सी पुस्तक चाहिए। आनंद लें। यह मायने नहीं रखता कि आप कितना पैसा कमाते हैं, यह मायने रखता है कि आप कितना पैसा रखते हैं। 1990 में माइक ने अपने पिता का साम्राज्य संभाला और वास्तव में वह अपने पिता से बेहतर काम कर रहा है। हम साल में 1 या 2 बार गोल्फ कोर्स पर एक दूसरे से मिलते हैं। वह और उसकी पत्नी आपकी कल्पना से भी अधिक अमीर हैं। अमीर पिता का साम्राज्य बहुत अच्छे हाथों में है और माइक अब अपने बेटे को उसकी जगह लेने के लिए तैयार कर रहा है, जैसे उसके पिता ने हमें तैयार किया था। 1994 में मैं 47 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त हुआ और मेरी पत्नी किम 37 वर्ष की थी। सेवानिवृत्ति का मतलब काम न करना नहीं है। हमारे लिए इसका मतलब यह है कि अप्रत्याशित प्रलयकारी परिवर्तनों को छोड़कर हम काम कर सकते हैं या काम नहीं कर सकते हैं, और मुद्रास्फीति से आगे रहते हुए हमारी संपत्ति स्वचालित रूप से बढ़ती है। हमारी संपत्तियां इतनी बड़ी हैं कि अपने आप बढ़ सकती हैं। यह एक पेड़ लगाने जैसा है। आप इसे वर्षों तक सींचते हैं और फिर एक दिन इसे आपकी आवश्यकता नहीं रह जाती है। इसकी जड़ें काफी गहराई तक रोपित होती हैं। तब पेड़ आपके आनंद के लिए छाया प्रदान करता है। माइक ने साम्राज्य चलाना चुना और मैंने रिटायर होना चुना। जब भी मैं लोगों के समूहों से बात करता हूं तो वे अक्सर पूछते हैं कि मैं उन्हें क्या करने की सलाह दूंगा। मैं कैसे शुरू करूं? क्या कोई किताब है जिसकी आप अनुशंसा करेंगे? मुझे अपने बच्चों को तैयार करने के लिए क्या करना चाहिए? आपकी सफलता का रहस्य क्या है? मैं लाखों कैसे कमा सकता हूं? अध्याय 2 पाठ 242। जब भी मैं इनमें से कोई प्रश्न सुनता हूं तो मुझे निम्नलिखित कहानी याद आ जाती है। सबसे अमीर व्यवसायी 1923 में हमारे महानतम नेताओं और सबसे अमीर व्यवसायियों के एक समूह ने शिकागो के एजवाटर बीच होटल में एक बैठक की। उनमें सबसे बड़ी स्वतंत्र इस्पात कंपनी के प्रमुख चार्ल्स श्वाब भी शामिल थे, दुनिया की सबसे बड़ी यूटिलिटी के अध्यक्ष सैमुअल इंसुल, सबसे बड़ी गैस कंपनी के प्रमुख हॉवर्ड होप्सन, इवर क्रूगर, इंटरनेशनल मैच कंपनी के अध्यक्ष, जो उस समय दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक थी, बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स के अध्यक्ष लियोन फ्रेजियर, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष रिचर्ड व्हिटनी, आर्थर कॉटन और जेसी लिवरमोर, 2 सबसे बड़े स्टॉक सट्टेबाज, और अल्बर्ट फॉल, राष्ट्रपति हार्डिंग के मंत्रिमंडल के सदस्य। 25 साल बाद इनमें से 9 टाइटन्स ने इस प्रकार अपना जीवन समाप्त कर लिया। उधार के पैसे पर 5 साल तक रहने के बाद श्वाब की मृत्यु हो गई। इंसुल की एक विदेशी भूमि में मृत्यु हो गई और क्रूगर और कॉटन की भी मृत्यु हो गई। होप्सन पागल हो गया। व्हिटनी और अल्बर्ट फॉल को जेल से रिहा कर दिया गया और फ्रेजर और लिवरमोर ने आत्महत्या कर ली। मुझे संदेह है कि क्या कोई बता सकता है कि वास्तव में इन लोगों के साथ क्या हुआ। यदि आप तारीख 1923 को देखें तो यह 1929 के बाजार पतन और महामंदी से ठीक पहले की बात है, जिसका मुझे संदेह है कि इन लोगों और उनके जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। मुद्दा यह है, आज हम इन लोगों की तुलना में अधिक बड़े और तेज बदलाव के समय में रह रहे हैं। मुझे संदेह है कि आने वाले वर्षों में कई उतार चढ़ाव होंगे जो इन लोगों द्वारा सामना किए गए उतार चढ़ाव के समानांतर होंगे। मुझे चिंता है कि बहुत से लोग पैसे पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं, न कि अपनी सबसे बड़ी संपत्ति, अपनी शिक्षा पर। यदि लोग लचीले होने, खुले दिमाग रखने और सीखने के लिए तैयार हैं, तो कठिन बदलावों के बावजूद वे और अधिक अमीर होते जाएंगे। अगर वे सोचते हैं कि पैसा समस्याओं का समाधान कर देगा, तो उनका सफर कठिन होगा। बुद्धिमत्ता समस्याओं का समाधान करती है और धन का उत्पादन करती है। वित्तीय बुद्धिमत्ता के बिना पैसा जल्द ही खत्म हो जाने वाला पैसा है। रिच डैड पुअर डैड 43। अधिकांश लोग यह महसूस करने में विफल रहते हैं कि जीवन में यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आप कितना पैसा कमाते हैं, यह मायने रखता है कि आप कितना पैसा रखते हैं। हम सभी ने लॉटरी विजेताओं की कहानियां सुनी हैं जो गरीब हैं, फिर अचानक अमीर हो जाते हैं और फिर गरीब हो जाते हैं। वे लाखों जीतते हैं, फिर भी जल्द ही वहीं वापस आ जाते हैं जहां से उन्होंने शुरुआत की थी। या पेशेवर एथलीटों की कहानियां जो 24 साल की उम्र में लाखों कमा रहे हैं, लेकिन 10 साल बाद एक पुल के नीचे सो रहे हैं। मुझे एक युवा बास्केटबॉल खिलाड़ी की कहानी याद है जिसके पास 1 साल पहले लाखों लोग थे। आज केवल 29 साल की उम्र में उनका दावा है कि उनके दोस्तों, वकील और अकाउंटेंट ने उनके पैसे ले लिए और उन्हें न्यूनतम वेतन पर कार धोने के लिए काम करने के लिए मजबूर किया गया।
उसे कार वॉश से निकाल दिया गया क्योंकि उसने कारों को साफ करते समय अपनी चैंपियनशिप रिंग उतारने से इनकार कर दिया था। उनकी कहानी राष्ट्रीय समाचार बन गई और वह कठिनाई और भेदभाव का दावा करते हुए अपनी समाप्ति की अपील कर रहे हैं। उसका दावा है कि वह अंगूठी ही उसके पास बची है और अगर इसे छीन लिया गया तो वह टूट जाएगा। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं जो तुरंत करोड़पति बन गए, और जबकि मुझे खुशी है कि कुछ लोग और अधिक अमीर हो गए हैं, मैं उन्हें चेतावनी देता हूं कि लंबे समय में यह मायने नहीं रखता कि आप कितना पैसा कमाते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि आप इसे कितना रखते हैं और आप इसे कितनी पीढ़ियों तक रखते हैं। इसलिए जब लोग पूछते हैं, मैं कहां से शुरुआत करूं या मुझे बताओ कि मैं जल्दी अमीर कैसे बनूं, वे अक्सर मेरे उत्तर से बहुत निराश होते हैं। मैं उनसे बस वही कहता हूं जो मेरे अमीर पिता ने मुझसे तब कहा था जब मैं छोटा बच्चा था। यदि आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको वित्तीय रूप से साक्षर होना होगा। जब भी हम साथ होते थे तो यह विचार मेरे दिमाग में आता था। जैसा कि मैंने कहा, मेरे शिक्षित पिता ने किताबें पढ़ने के महत्व पर जोर दिया, जबकि मेरे अमीर पिता ने वित्तीय साक्षरता में महारत हासिल करने की आवश्यकता पर जोर दिया। यदि आप एम्पायर स्टेट बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको एक गहरा गड्ढा खोदना होगा और एक मजबूत नींव डालनी होगी। अगर आप उपनगरों में एक घर बनाने जा रहे हैं, आपको बस कंक्रीट का 6 इंच का स्लैब डालना है। अधिकांश लोग अमीर बनने की चाहत में 6 इंच के स्लैब पर एम्पायर स्टेट बिल्डिंग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कृषि युग में बनी हमारी स्कूल प्रणाली अभी भी बिना नींव वाले घरों में विश्वास करती है। गंदगी वाले फर्श अभी भी प्रचलन में है। इसलिए बच्चे वस्तुतः बिना किसी वित्तीय आधार के स्कूल से स्नातक होते हैं। एक दिन उपनगर में नींद हराम और कर्ज में डूबे हुए अमेरिकी सपने को जी रहे हैं। अध्याय 2, पाठ 244। उन्होंने फैसला किया कि उनकी वित्तीय समस्याओं का समाधान जल्दी अमीर बनने का रास्ता ढूंढना है। गगनचुंबी इमारत पर निर्माण शुरू होता है। यह तेजी से ऊपर जाता है और जल्द ही एम्पायर स्टेट बिल्डिंग के बजाय हमारे पास उपनगर की झुकी हुई मीनार है। रातों की नींद हराम हो जाती है। जहां तक हमारे वयस्क वर्षों में माइक और मेरे लिए हम दोनों की पसंद संभव थी, क्योंकि जब हम बच्चे थे तो हमें एक मजबूत वित्तीय नींव रखना सिखाया गया था। लेखांकन संभवतः दुनिया का सबसे भ्रमित करने वाला उबाऊ विषय है, लेकिन यदि आप लंबे समय तक अमीर बनना चाहते हैं तो यह सबसे महत्वपूर्ण विषय हो सकता है। अमीर पिता के लिए सवाल यह था कि एक उबाऊ और भ्रमित करने वाला विषय कैसे लिया जाए और बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए। उन्हें जो उत्तर मिला वह यह था कि इसे चित्रों में पढ़ाकर सरल बनाया जाए। मेरे अमीर पिता ने माइक और मेरे लिए एक मजबूत वित्तीय नींव रखी। चूंकि हम अभी बच्चे थे, इसलिए उन्होंने हमें पढ़ाने का एक सरल तरीका बनाया। वर्षों तक उन्होंने केवल चित्र बनाए और कुछ शब्दों का प्रयोग किया। माइक और मैंने सरल चित्र, शब्दजाल, पैसे की आवाजाही को समझा और फिर बाद के वर्षों में अमीर पिताजी ने संख्याएं जोड़ना शुरू कर दिया। आज माइक कहीं अधिक जटिल और परिष्कृत लेखांकन विश्लेषण में महारत हासिल कर चुका है, क्योंकि उसे अपना साम्राज्य चलाने के लिए ऐसा करना पड़ा। मैं उतना परिष्कृत नहीं हूं क्योंकि मेरा साम्राज्य छोटा है, फिर भी हम एक ही साधारण बुनियाद से आते हैं। निम्नलिखित पृष्ठों पर मैं आपको वही सरल रेखा चित्र प्रस्तुत करता हूं जो माइक के पिता ने हमारे लिए बनाए थे। हालांकि बुनियादी उन चित्रों ने 2 छोटे लड़कों को एक ठोस और गहरी नींव पर बड़ी मात्रा में धन बनाने में मार्गदर्शन करने में मदद की। अमीर लोग संपत्ति अर्जित करते हैं। गरीब और मध्यम वर्ग देनदारियां अर्जित करते हैं जिन्हें वे संपत्ति समझते हैं। रिच डैड पुअर डैड 45 नियम 1। आपको संपत्ति और देनदारी के बीच अंतर जानना चाहिए और संपत्ति खरीदनी चाहिए। यदि आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको यह सब जानना आवश्यक है। यह नियम नंबर 1 है। यह एकमात्र नियम है। यह बेहद सरल लग सकता है, लेकिन अधिकांश लोगों को पता नहीं है कि यह नियम कितना गहरा है। अधिकांश लोग आर्थिक रूप से संघर्ष करते हैं क्योंकि वे संपत्ति और देनदारी के बीच अंतर नहीं जानते हैं। अमीर लोग संपत्ति अर्जित करते हैं। गरीब और मध्यम वर्ग देनदारियां हासिल कर लेते हैं जिन्हें वे संपत्ति समझते हैं। अमीर डैडी ने कहा। जब अमीर डैडी ने माइक और मुझे यह बात बताई तो हमें लगा कि वह मजाक कर रहे हैं। यहां हम लगभग किशोर थे और अमीर बनने के रहस्य की प्रतीक्षा कर रहे थे, और यह उसका उत्तर था। यह इतना सरल था कि हम काफी देर तक इसके बारे में सोचते रहे। संपत्ति क्या है? माइक से पूछा। अभी चिंता मत करो, अमीर डैडी ने कहा। बस विचार को अपने अंदर समाहित होने दें। यदि आप सरलता को समझ सकते हैं तो आपके जीवन में एक योजना होगी और यह आर्थिक रूप से आसान होगा।
यह सरल है, इसीलिए यह विचार छूट गया है। आपका मतलब है कि हमें बस यह जानना है कि संपत्ति क्या है, उन्हें हासिल करें और हम अमीर बन जाएंगे? मैंने पूछ लिया। अमीर डैडी ने सिर हिलाया। यह इतना आसान है। अगर यह इतना आसान है तो हर कोई अमीर कैसे नहीं है? मैंने पूछ लिया। अमीर पिताजी मुस्कुराए। क्योंकि लोग संपत्ति और देनदारी के बीच अंतर नहीं जानते हैं। मुझे याद है मैंने पूछा था, वयस्क इतने गुमराह कैसे हो सकते हैं? यदि यह इतना सरल है, यदि यह इतना महत्वपूर्ण है, तो हर कोई इसका पता क्यों नहीं लगाना चाहेगा? अमीर डैडी को यह समझाने में केवल कुछ मिनट लगे कि संपत्ति और देनदारियां क्या थीं। एक वयस्क के रूप में मुझे इसे अन्य वयस्कों को समझाने में कठिनाई होती है। विचार की सरलता उनसे दूर हो जाती है क्योंकि उन्हें अलग तरह से शिक्षित किया गया है। उन्हें अन्य शिक्षित पेशेवरों जैसे बैंकर, अकाउंटेंट, रियल एस्टेट एजेंट, वित्तीय योजनाकार इत्यादि द्वारा पढ़ाया जाता था। कठिनाई वयस्कों को सीखने से रोकने या अध्याय 2 पाठ 246 बच्चों को फिर से बनने के लिए कहने में आती है। एक बुद्धिमान वयस्क को अक्सर लगता है कि सरलीकृत परिभाषाओं पर ध्यान देना अपमानजनक है। रिच डैड किस सिद्धांत में विश्वास करते थे? इसे सरल रखें, बेवकूफ बनाएं या इसे सुपर सरल रखें। इसलिए उन्होंने इसे हमारे लिए सरल रखा और इससे हमारी वित्तीय नींव मजबूत हुई। तो फिर भ्रम का कारण क्या है? इतनी सरल चीज इतनी खराब कैसे हो सकती है? कोई ऐसी संपत्ति क्यों खरीदेगा जो वास्तव में देनदारी है? इसका उत्तर बुनियादी शिक्षा में मिलता है। हम साक्षरता शब्द पर ध्यान केंद्रित करते हैं, न कि वित्तीय साक्षरता पर। जो चीज किसी चीज को परिसंपत्ति या देनदारी के रूप में परिभाषित करती है, वह शब्द नहीं है। वास्तव में, यदि आप वास्तव में भ्रमित होना चाहते हैं, तो शब्दकोश में परिसंपत्ति और देयता शब्द देखें। मैं जानता हूं कि एक प्रशिक्षित अकाउंटेंट के लिए यह परिभाषा अच्छी लग सकती है, लेकिन औसत व्यक्ति के लिए इसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन हम वयस्क अक्सर यह स्वीकार करने में गर्व महसूस करते हैं कि किसी चीज का कोई मतलब नहीं है। हम युवा लड़कों से, अमीर पिताजी ने कहा, किसी संपत्ति को शब्द नहीं बल्कि संख्याएं परिभाषित करती हैं। और यदि आप संख्याएं नहीं पढ़ सकते, तो आप जमीन के एक छेद से किसी संपत्ति का पता नहीं लगाया जा सकता। अकाउंटिंग में अमीर डैडी कहते थे, यह संख्याएं नहीं हैं, बल्कि यह है कि संख्याएं आपको क्या बता रही हैं। यह बिल्कुल शब्दों की तरह है। यह शब्द नहीं बल्कि कहानी है जो शब्द आपको बता रहे हैं। यदि आप अमीर बनना चाहते हैं, तो आपको संख्याओं को पढ़ना और समझना होगा। अगर मैंने इसे एक बार सुना, तो मैंने इसे अपने अमीर पिता से 1000 बार सुना। और मैंने यह भी सुना है, अमीर संपत्ति अर्जित करते हैं और गरीब और मध्यम वर्ग देनदारियां अर्जित करते हैं। यहां बताया गया है कि परिसंपत्ति और देनदारी के बीच अंतर कैसे बताया जाए। अधिकांश अकाउंटेंट और वित्तीय पेशेवर परिभाषाओं से सहमत नहीं हैं, लेकिन ये सरल चित्र 2 युवा लड़कों के लिए मजबूत वित्तीय नींव की शुरुआत थे। आरेख का शीर्ष भाग एक आय विवरण है, जिसे अक्सर लाभ-हानि विवरण कहा जाता है। यह आय और व्यय को मापता है, पैसा अंदर और पैसा बाहर। आरेख का निचला भाग एक बैलेंस शीट है। इसे ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका उद्देश्य संपत्तियों को देनदारियों के बीच संतुलित करना है। कई वित्तीय नौसिखियों को आय विवरण और शेष राशि के बीच संबंध नहीं पता है। शीट और उस रिश्ते को समझना महत्वपूर्ण है। तो जैसा कि मैंने पहले कहा था, मेरे अमीर पिता ने 2 युवा लड़कों से बस इतना कहा था कि संपत्ति आपकी जेब में पैसा डालती है। अच्छा, सरल और प्रयोग करने योग्य। अब जब संपत्तियों और देनदारियों को चित्रों के माध्यम से परिभाषित किया गया है, तो मेरी परिभाषाओं को शब्दों में समझना आसान हो सकता है। संपत्ति वह चीज है जो मेरी जेब में पैसा डालती है। देनदारी एक ऐसी चीज है जो मेरी जेब से पैसे निकाल लेती है। यह वास्तव में वह सब कुछ है जो आपको जानना आवश्यक है। यदि आप अमीर बनना चाहते हैं, तो बस अपना जीवन संपत्ति खरीदने में व्यतीत करें। यदि आप गरीब या मध्यम वर्ग बनना चाहते हैं, तो अपना जीवन देनदारियां खरीदने में व्यतीत करें। शब्दों और संख्याओं दोनों में निरक्षरता वित्तीय संघर्ष की नींव है। यदि लोगों को आर्थिक रूप से कठिनाई हो रही है, तो कुछ ऐसी बात है जिसे वे शब्दों या संख्याओं में नहीं समझते हैं। अमीर अमीर हैं क्योंकि वे आर्थिक रूप से संघर्ष करने वाले लोगों की तुलना में विभिन्न क्षेत्रों में अधिक साक्षर हैं। इसलिए यदि आप अमीर बनना चाहते हैं और संपत्ति बैलेंस शीट देनदारियां आय व्यय आय विवरण रिच डैड गरीब डैड 49 अपनी संपत्ति बनाए रखना चाहते हैं, तो शब्दों के साथ साथ संख्याओं में भी वित्तीय रूप से साक्षर होना महत्वपूर्ण है। आरेख में तीर नकदी के प्रवाह
या नकदी प्रवाह को दर्शाते हैं। अकेले संख्याओं का मतलब बहुत कम होता है, जैसे संदर्भ से बाहर के शब्दों का मतलब बहुत कम होता है। यह वह कहानी है जो मायने रखती है। वित्तीय रिपोर्टिंग में संख्याओं को पढ़ना कथानक की तलाश करना है, नकदी कहाँ बह रही है, इसकी कहानी। अधिकांश परिवारों में से 80% में वित्तीय कहानी आगे बढ़ने के लिए कड़ी मेहनत की तस्वीर पेश करती है। हालांकि यह प्रयास व्यर्थ है, क्योंकि वे अपना जीवन संपत्ति के बजाय देनदारियां खरीदने में बिताते हैं। ये सभी आरेख स्पष्ट रूप से अत्यधिक सरलीकृत हैं। हर किसी को रहने का खर्च, भोजन, आश्रय और कपड़ों की आवश्यकता होती है। चित्र एक गरीब, मध्यम वर्ग और अमीर व्यक्ति के जीवन में नकदी के प्रवाह को दर्शाते हैं। यह नकदी प्रवाह है जो बताता है कि कोई व्यक्ति अपने पैसे को कैसे संभालता है। मैंने अमेरिका के सबसे अमीर व्यक्तियों की कहानी शुरू करने का कारण यह विश्वास करना है कि पैसा सभी समस्याओं का समाधान कर देगा। इसीलिए जब भी मैं सुनता हूं कि लोग मुझसे पूछते हैं कि जल्दी अमीर कैसे बने या उन्हें कहां से शुरुआत करनी चाहिए, तो मैं घबरा जाता हूं। मैं अक्सर सुनता हूं, मैं कर्ज में हूं, इसलिए मुझे और पैसे कमाने की जरूरत है। लेकिन अधिक पैसे से अक्सर समस्या का समाधान नहीं होगा। दरअसल, इससे समस्या बढ़ सकती है। पैसा अक्सर हमारे दुखद मानवीय दोषों को स्पष्ट कर देता है, जो हम नहीं जानते उस पर प्रकाश डालता है। इसीलिए अक्सर एक व्यक्ति जिसके पास अचानक अप्रत्याशित नकदी आ जाती है, मान लीजिए विरासत, वेतन वृद्धि या लॉटरी जीत, जल्द ही उसी वित्तीय गड़बड़ी में लौट आता है, अगर इससे भी बदतर नहीं जिस मुसीबत में वह था पहले। पैसा केवल आपके दिमाग में चल रहे नकदी प्रवाह पैटर्न को बढ़ाता है। यदि आपका पैटर्न आपको मिलने वाली हर चीज को खर्च करने का है, तो सबसे अधिक संभावना है कि नकदी में वृद्धि के परिणामस्वरूप खर्च में भी वृद्धि होगी। इस प्रकार कहावत है, एक मूर्ख और उसका पैसा एक बड़ी पार्टी है। मैंने कई बार कहा है कि हम शैक्षिक और व्यावसायिक कौशल हासिल करने के लिए स्कूल जाते हैं, जो दोनों महत्वपूर्ण हैं। हम अपने पेशेवर कौशल से पैसा कमाना सीखते हैं। 1960 के दशक में जब मैं हाई स्कूल में था, अगर कोई अकादमिक रूप से अच्छा प्रदर्शन करता था तो लोग मानते थे कि यह प्रतिभाशाली छात्र आगे चलकर मेडिकल डॉक्टर बनेगा, क्योंकि यह सबसे बड़ा वित्तीय पुरस्कार देने का वादा करने वाला पेशा था। आज डॉक्टरों को वित्तीय चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। मैं अपने सबसे बड़े दुश्मन के साथ ऐसा नहीं चाहूंगा। बीमा कंपनियां व्यवसाय का नियंत्रण ले रही हैं, स्वास्थ्य देखभाल का प्रबंधन कर रही हैं, सरकारी हस्तक्षेप और कदाचार के मुकदमे में हैं। आज बच्चे प्रसिद्ध एथलीट, फिल्म स्टार, रॉक स्टार, ब्यूटी क्वीन या सीईओ बनना चाहते हैं, क्योंकि यही प्रसिद्धि, पैसा और प्रतिष्ठा है। यही कारण है कि आज स्कूल में बच्चों को प्रेरित करना बहुत कठिन है। नकदी प्रवाह यह बताता है कि कोई व्यक्ति पैसे को कैसे संभालता है। रिच डैड पुअर डैड 53 वे जानते हैं कि व्यावसायिक सफलता अब केवल अकादमिक सफलता से जुड़ी नहीं है, जैसा कि पहले हुआ करती थी। क्योंकि छात्र वित्तीय कौशल के बिना स्कूल छोड़ देते हैं, लाखों शिक्षित लोग अपने पेशे को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाते हैं, लेकिन बाद में खुद को आर्थिक रूप से संघर्ष करते हुए पाते हैं। वे कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन आगे नहीं बढ़ पाते। उनकी शिक्षा में जो कमी है वह यह नहीं कि पैसा कैसे कमाया जाए, बल्कि यह है कि पैसे का प्रबंधन कैसे किया जाए। इसे वित्तीय योग्यता कहा जाता है। एक बार पैसा कमाने के बाद आप उसके साथ क्या करते हैं, लोगों को इसे आपसे लेने से कैसे रोकें, इसे लंबे समय तक कैसे रखें और उस पैसे को आपके लिए कड़ी मेहनत से कैसे बनाएं। अधिकांश लोग यह नहीं समझ पाते कि वे आर्थिक रूप से संघर्ष क्यों करते हैं, क्योंकि वे नकदी प्रवाह को नहीं समझते हैं। एक व्यक्ति उच्च शिक्षित, व्यावसायिक रूप से सफल और आर्थिक रूप से निरक्षर हो सकता है। ये लोग अक्सर जरूरत से ज्यादा मेहनत करते हैं, क्योंकि उन्होंने यह तो सीख लिया कि कड़ी मेहनत कैसे करनी है, लेकिन यह नहीं कि उनके पैसे से उनके लिए कितनी मेहनत की जाए। कैसे एक वित्तीय सपने की तलाश एक वित्तीय दुःस्वप्न में बदल जाती है, मेहनती लोगों की क्लासिक कहानी का एक निर्धारित पैटर्न है। हाल ही में विवाहित, खुशहाल, उच्च शिक्षित युवा जोड़ा अपने तंग किराए के अपार्टमेंट में रहने चला जाता है। तुरंत उन्हें एहसास हुआ कि वे पैसे बचा रहे हैं, क्योंकि दो लोग एक की तरह सस्ते में रह सकते हैं। समस्या यह है कि अपार्टमेंट तंग है। वे अपने सपनों का घर खरीदने के लिए पैसे बचाने का निर्णय लेते हैं ताकि उनके बच्चे हो सकें। अब उनके पास 2 आय हैं और उन्होंने अपने करियर पर ध्यान देना शुरू कर दिया है। उनकी आय बढ़ने लगती है। अधिकांश लोगों के लिए नंबर 1 खर्च कर है। बहुत से लोग सोचते हैं कि यह आयकर है, लेकिन अधिकांश अमेरिकियों के लिए उनका उच्चतम कर सामाजिक सुरक्षा है। एक कर्मचारी के रूप में
ऐसा प्रतीत होता है जैसे मेडिकेयर कर की दर के साथ संयुक्त सामाजिक सुरक्षा कर लगभग 7.5% है, लेकिन यह वास्तव में 15% है क्योंकि नियोक्ता को सामाजिक सुरक्षा राशि से मेल खाना चाहिए। संक्षेप में, यह वह धन है जो नियोक्ता आपको भुगतान नहीं कर सकता। इसके अलावा आपको अभी भी सामाजिक सुरक्षा कर के लिए अपने वेतन से काटी गई राशि पर आयकर का भुगतान करना होगा, वह आय जो आपको कभी प्राप्त नहीं हुई क्योंकि यह रोक के माध्यम से सीधे सामाजिक सुरक्षा में चली गई। युवा जोड़े के पास वापस जाने पर उनकी आय बढ़ने के परिणामस्वरूप वे अपने सपनों का घर खरीदने का फैसला करते हैं। एक बार संपत्ति आय विवरण बैलेंस शीट देनदारियां आय व्यय अमीर पिता गरीब पिता 55 अपने घर में उनके पास एक नया कर है जिसे संपत्ति कर कहा जाता है। फिर वे अपने नए घर से मेल खाने के लिए एक नई कार, नया फर्नीचर और नए उपकरण खरीदते हैं। अचानक वे जागते हैं और उनका देनदारी कॉलम बंधक और क्रेडिट कार्ड ऋण से भरा होता है। उनकी देनदारियां बढ़ जाती हैं। वे अब चूहे की दौड़ में फंस गए हैं। बहुत जल्द एक बच्चा आता है और वे कड़ी मेहनत करते हैं। यह प्रक्रिया स्वयं को दोहराती है। उच्च आय के कारण अधिक कर लगते हैं, जिसे ब्रैकेट क्रीप भी कहा जाता है। मेल में एक क्रेडिट कार्ड आता है। वे इसका उपयोग करते हैं और इसे अधिकतम करते हैं। एक ऋण कंपनी कॉल करती है और कहती है कि उनकी सबसे बड़ी संपत्ति, उनके घर का मूल्य बढ़ गया है। क्योंकि उनका क्रेडिट बहुत अच्छा है, कंपनी एक बिल समेकन ऋण प्रदान करती है और उन्हें बताती है कि बुद्धिमानी की बात यह है कि स्पष्ट संपत्ति आय विवरण बैलेंस शीट देनदारियां आय व्यय अध्याय 2 पाठ 256 उनके क्रेडिट का भुगतान करके उच्च ब्याज उपभोक्ता ऋण से छूट कार्ड और इसके अलावा उनके घर पर ब्याज पर कर कटौती होती है। वे इसके लिए जाते हैं और उन उच्च ब्याज वाले क्रेडिट कार्डों का भुगतान करते हैं। वे राहत की सांस लेते हैं। उनके क्रेडिट कार्ड का भुगतान कर दिया गया है। उन्होंने अब अपने उपभोक्ता ऋण को अपने गृह बंधक में जोड़ दिया है। उनका भुगतान कम हो जाता है क्योंकि वे अपना कर्ज 30 वर्षों से अधिक बढ़ा देते हैं। यह करना समझदारी वाली बात है। उनके पड़ोसी उन्हें खरीदारी के लिए आमंत्रित करने के लिए फोन करते हैं। मेमोरियल डे सेल चालू है। वे खुद से वादा करते हैं कि वे सिर्फ विंडो शॉप करेंगे, लेकिन वे क्रेडिट कार्ड लेते हैं, बस जरूरत पड़ने पर। मैं हर समय इस युवा जोड़े से मिलता रहता हूं। उनके नाम बदल जाते हैं, लेकिन उनकी आर्थिक दुविधा वही रहती है। वे मेरी एक बातचीत में यह सुनने के लिए आते हैं कि मुझे क्या कहना है। वे मुझसे पूछते हैं, क्या आप हमें बता सकते हैं कि अधिक पैसा कैसे कमाया जाए? वे यह नहीं समझते कि उनकी परेशानी वास्तव में यह है कि वे अपने पास मौजूद पैसे को कैसे खर्च करना चुनते हैं। यह वित्तीय निरक्षरता और परिसंपत्ति और देनदारी के बीच अंतर न समझने के कारण होता है। अधिक पैसा शायद ही कभी किसी की धन संबंधी समस्याओं का समाधान करता है। बुद्धिमत्ता समस्याओं का समाधान करती है। एक कहावत है कि मेरा एक मित्र कर्ज में डूबे लोगों से बार बार कहता है, यदि आप पाते हैं कि आपने खुद को एक गड्ढे में खोद लिया है, तो खोदना बंद कर दें। एक बच्चे के रूप में मेरे पिताजी अक्सर हमें बताया करते थे कि जापानी 3 शक्तियों से अवगत थे: तलवार की शक्ति, गहना और दर्पण की शक्ति। तलवार हथियारों की शक्ति का प्रतीक है। अमेरिका ने हथियारों पर खरबों डॉलर खर्च किए हैं और इस वजह से दुनिया में उसकी एक शक्तिशाली सैन्य उपस्थिति है। गहना धन की शक्ति का प्रतीक है। इस कहावत में कुछ हद तक सच्चाई है। सुनहरा नियम याद रखें, जिसके पास सोना है वह नियम बनाता है। दर्पण आत्मज्ञान की शक्ति का प्रतीक है। जापानी किंवदंती के अनुसार यह आत्मज्ञान तीनों में से सबसे मूल्यवान था। अक्सर गरीब और मध्यम वर्ग पैसे की शक्ति को अपने ऊपर नियंत्रण करने की अनुमति देते हैं। बस उठकर और कड़ी मेहनत करके खुद से यह पूछने में नाकाम रहने पर कि वे जो कर रहे हैं उसका कोई मतलब है या नहीं। वे हर सुबह काम के लिए निकलते समय रिच डैड पुअर डैड 57 को अपने पैर में गोली मार लेते हैं। पैसे को पूरी तरह से न समझकर अधिकांश लोग इसकी अद्भुत शक्ति को उन्हें नियंत्रित करने की अनुमति देते हैं। यदि वे दर्पण की शक्ति का उपयोग करते तो वे स्वयं से पूछते, क्या इसका कोई मतलब है? अक्सर अपने आंतरिक ज्ञान, अपने अंदर की प्रतिभा पर भरोसा करने के बजाय अधिकांश लोग भीड़ का अनुसरण करते हैं। वे चीजें इसलिए करते हैं क्योंकि बाकी सभी लोग उन्हें करते हैं। वे प्रश्न करने के बजाय अनुरूप होते हैं। अक्सर वे बिना सोचे समझे वही दोहराते हैं जो उनसे कहा गया है। विविधता लाओ। आपका घर एक संपत्ति है। आपका घर आपका सबसे बड़ा निवेश है। अधिक कर्ज में जाने पर आपको टैक्स में छूट मिलती है। सुरक्षित नौकरी पाओ। गलतियां मत करो।
जोखिम मत लो। ऐसा कहा जाता है कि अधिकांश लोगों के लिए सार्वजनिक रूप से बोलने का डर मौत से भी बड़ा डर है। मनोचिकित्सकों के अनुसार सार्वजनिक रूप से बोलने का डर बहिष्कार के डर, अलग दिखने के डर, आलोचना के डर, उपहास के डर और बहिष्कृत होने के डर के कारण होता है। अलग होने का डर अधिकांश लोगों को अपनी समस्याओं को हल करने के नए तरीके खोजने से रोकता है। इसीलिए मेरे शिक्षित पिता ने कहा कि जापानी दर्पण की शक्ति को सबसे अधिक महत्व देते हैं, क्योंकि जब हम उसमें देखते हैं तभी हमें सत्य का पता चलता है। डर मुख्य कारण है जिसके कारण लोग कहते हैं सुरक्षित रहें। यह किसी भी चीज पर लागू होता है, चाहे वह खेल हो, रिश्ते हों, करियर हो या पैसा हो। यह वही डर है, बहिष्कार का डर, जो लोगों को आमतौर पर स्वीकृत राय या लोकप्रिय रुझानों के अनुरूप होने और सवाल न करने के लिए प्रेरित करता है। आपका घर एक संपत्ति है। बिलसमेकन ऋण प्राप्त करें और कर्ज से छुटकारा पाएं और मेहनत करें। यह एक प्रमोशन है। किसी दिन मैं उपराष्ट्रपति बनूंगा। पैसे बचाएं। जब मेरी वेतन वृद्धि होगी तो मैं हमारे लिए एक बड़ा घर खरीदूंगा। म्यूचुअल फंड सुरक्षित हैं। जोन्सेस के साथ बने रहने की कोशिश के कारण कई वित्तीय समस्याएं पैदा होती हैं। कभी कभी हम सभी को दर्पण में देखने और अपने डर के बजाय अपने आंतरिक ज्ञान के प्रति सच्चे होने की आवश्यकता होती है। एक व्यक्ति उच्च शिक्षित, व्यावसायिक रूप से सफल और आर्थिक रूप से निरक्षर हो सकता है। अध्याय 2, पाठ 258। जब माइक और मैं 16 साल के हुए, हमें स्कूल में समस्याएं होने लगीं। हम बुरे बच्चे नहीं थे। हम तो बस भीड़ से अलग होने लगे। हमने स्कूल के बाद और सप्ताहांत में माइक के पिता के लिए काम किया। माइक और मैं अक्सर काम के बाद घंटों अपने पिता के साथ एक मेज पर बैठे रहते थे, जबकि वह अपने बैंकरों, वकीलों, अकाउंटेंट, दलालों, निवेशकों, प्रबंधकों और कर्मचारियों के साथ बैठकें करते थे। यहाँ एक माँ थी एन, जिसने 13 साल की उम्र में स्कूल छोड़ दिया था, जो अब शिक्षित लोगों को निर्देश दे रहा था, आदेश दे रहा था और उनसे सवाल पूछ रहा था। वे उसके कहने और बुलाने पर आ गए और जब उसने उन्हें स्वीकार नहीं किया तो वे नाराज हो गए। यहाँ एक आदमी था जो भीड़ के साथ नहीं गया था। वह एक ऐसा व्यक्ति था जो अपनी सोच स्वयं रखता था और इन शब्दों से घृणा करता था, हमें इसे इस तरह से करना होगा क्योंकि हर कोई इसी तरह से करता है। उन्हें नहीं कर सकते शब्द से भी नफरत थी। यदि आप चाहते हैं कि वह कुछ करे तो बस कहें, मुझे नहीं लगता कि आप यह कर सकते हैं। माइक और मैंने स्कूल, कॉलेज सहित अपने सभी वर्षों की तुलना में उनकी बैठकों में बैठकर अधिक सीखा। माइक के पिता किताबों में होशियार नहीं थे, लेकिन परिणामस्वरूप वे आर्थिक रूप से शिक्षित और सफल थे। उन्होंने हमसे बार बार कहा, एक बुद्धिमान व्यक्ति ऐसे लोगों को काम पर रखता है जो उससे अधिक बुद्धिमान है। इसलिए माइक और मुझे बुद्धिमान लोगों को सुनने और उनसे सीखने में घंटों बिताने का लाभ मिला। लेकिन इस वजह से माइक और मैं हमारे शिक्षकों द्वारा प्रचारित मानक सिद्धांत के साथ नहीं चल सके और इससे समस्याएं पैदा हुईं। जब भी शिक्षक कहते थे, यदि तुम्हें अच्छे ग्रेड नहीं मिले तो तुम वास्तविक दुनिया में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाओगे, माइक और मैंने बस अपनी भौहें ऊपर उठा लीं। जब हमें निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन करने और नियमों से विचलित न होने के लिए कहा गया तो हम देख सकते थे कि स्कूल ने रचनात्मकता को कैसे हतोत्साहित किया। हमें यह समझ में आने लगा कि हमारे अमीर पिता ने हमें क्यों बताया कि स्कूल नियोक्ताओं के बजाय अच्छे कर्मचारी पैदा करने के लिए बनाए गए हैं। कभी कभी माइक या मैं अपने शिक्षकों से पूछते थे कि हमने जो पढ़ा वह वास्तविक दुनिया में कैसे लागू होता है, या हमने कभी पैसे का अध्ययन क्यों नहीं किया और यह कैसे काम करता है। बाद वाले प्रश्न का उत्तर अक्सर हमें यह मिलता था कि पैसा महत्वपूर्ण नहीं है। यदि हम अपनी शिक्षा में उत्कृष्टता प्राप्त करते हैं तो पैसा हमारे पीछे आ जाएगा। जितना अधिक हम पैसे की ताकत के बारे में जानते गए, उतना ही हम शिक्षकों और अपने सहपाठियों से दूर होते गए। अमीर पिता, गरीब पिता 59। मेरे उच्च शिक्षित पिता ने कभी भी मेरे ग्रेड के बारे में मुझ पर दबाव नहीं डाला, लेकिन हमने पैसे के बारे में बहस करना शुरू कर दिया। जब मैं 16 साल का हुआ तो शायद पैसे के मामले में मेरे पास अपने माता पिता दोनों की तुलना में कहीं बेहतर आधार था। मैं किताबें रख सकता था, नैने कर लेखाकारों, कॉरपोरेट वकीलों, बैंकरों, रियल एस्टेट दलालों, निवेशकों आदि की बातें सुनी। इसके विपरीत मेरे पिताजी अन्य शिक्षकों से बात करते थे। एक दिन मेरे पिताजी ने मुझसे कहा कि हमारा घर उनका सबसे बड़ा निवेश था। एक बहुत सुखद बहस तब हुई जब मैंने उसे बताया कि मैंने क्यों सोचा कि घर एक अच्छा निवेश नहीं है। उपरोक्त चित्र मेरे अमीर पिता और मेरे गरीब पिता के बीच उनके घरों की बात आने पर उनके बीच की धारणा में अंतर को दर्शाता है। एक पिता ने सोचा कि उसका घर एक संपत्ति है और दूसरे पिता ने सोचा कि यह एक दायित्व है।
संपत्ति अमीर पिता गरीब पिता बैलेंस शीट देनदारियां संपत्ति बैलेंस शीट देनदारियां घर घर मुझे याद है जब मैंने अपने पिताजी के लिए नकदी प्रवाह की दिशा दिखाते हुए निम्नलिखित चित्र बनाया था। मैंने उसे घर के मालिक होने के साथ साथ होने वाले सहायक खर्चे भी दिखाए। बड़े घर का मतलब था बड़ा खर्च और नकदी का प्रवाह व्यय कॉलम से बाहर जाता रहा। आज भी लोग मुझे इस विचार पर चुनौती देते हैं कि घर एक संपत्ति नहीं है। मैं जानता हूं कि कई लोगों के लिए यह उनका सपना होने के साथ साथ उनका सबसे बड़ा निवेश भी है और अपना खुद का घर होना कुछ न होने से बेहतर है। मैं बस इस लोकप्रिय हठधर्मिता को देखने का एक वैकल्पिक तरीका पेश करता हूं। अगर मैं और मेरी पत्नी एक बड़ा आकर्षक घर खरीदे तो हमें एहसास होता है कि यह कोई संपत्ति नहीं होगी, यह एक दायित्व होगा क्योंकि यह हमारी जेब से पैसा निकाल लेगा। संपत्ति बैलेंस शीट देनदारियां आय व्यय आय विवरण बंधक भुगतान संपत्ति कर बीमा रखरखाव उपयोगिताएं बंधक रिच डैड गरीब डैड 61। तो यह वह तर्क है जो मैंने रखा है। मैं वास्तव में यह उम्मीद नहीं करता कि अधिकांश लोग इससे सहमत होंगे क्योंकि आपका घर एक भावनात्मक चीज है और जब पैसे की बात आती है तो उच्च भावनाएं वित्तीय बुद्धिमत्ता को कम कर देती हैं। मैं व्यक्तिगत अनुभव से जानता हूं कि पैसा हर फैसले को भावनात्मक बनाने का एक तरीका है। जब घरों की बात आती है तो अधिकांश लोग जीवन भर ऐसे घर के लिए भुगतान करते हुए काम करते हैं जो उनके पास कभी नहीं होता। दूसरे शब्दों में, अधिकांश लोग हर कुछ वर्षों में एक नया घर खरीदते हैं और हर बार पिछले घर का भुगतान करने के लिए 30 साल का नया ऋण लेते हैं। भले ही लोगों को बंधक भुगतान पर ब्याज के लिए कर कटौती मिलती है, फिर भी वे अपने बंधक का भुगतान करने के बाद भी अपने अन्य सभी खर्चों का भुगतान कर पश्चात डॉलर से करते हैं। मेरी पत्नी के माता पिता उस समय हैरान रह गए जब उनके घर पर संपत्ति कर बढ़कर $1000 प्रति माह हो गया। यह उनके सेवानिवृत्त होने के बाद था, इसलिए वृद्धि ने उनके सेवानिवृत्ति बजट पर दबाव डाला और उन्हें स्थानांतरित होने के लिए मजबूर होना पड़ा। मकानों का मूल्य हमेशा नहीं बढ़ता। मेरे ऐसे दोस्त हैं जिन पर उस घर के लिए $10 लाख का कर्ज है जो आज बहुत कम कीमत पर बिकेगा। सभी में से सबसे बड़ा नुकसान अवसर चूकने से होता है। यदि आपका सारा पैसा आपके घर में बंधा हुआ है तो आपको अधिक मेहनत करने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है क्योंकि आपका पैसा परिसंपत्ति कॉलम क्लासिक मध्यवर्गीय नकदी प्रवाह पैटर्न में जुड़ने के बजाय व्यय कॉलम से बाहर निकलता रहता है। यदि कोई युवा जोड़ा शुरू से ही अपनी संपत्ति के कॉलम में अधिक पैसा लगाएगा तो उनके लिए बाद के वर्ष आसान होंगे। उनकी संपत्ति बढ़ गई होगी और खर्चों को कवर करने में मदद के लिए उपलब्ध होगी। अक्सर एक घर बढ़ते खर्चों का भुगतान करने के लिए होम इक्विटी ऋण लेने के लिए केवल एक वाहन के रूप में कार्य करता है। संक्षेप में, एक निवेश पोर्टफोलियो शुरू करने के बदले बहुत महंगा घर खरीदने का निर्णय लेने का अंतिम परिणाम किसी व्यक्ति पर कम से कम निम्नलिखित 3 तरीकों से प्रभाव डालता है। समय की हानि, जिसके दौरान अन्य परिसंपत्तियों का मूल्य बढ़ सकता था। अतिरिक्त पूंजी की हानि, जिसे सीधे घर से संबंधित उच्च रखरखाव खर्चों के भुगतान के बजाय निवेश किया जा सकता था। शिक्षा की हानि। अक्सर लोग अपने संपत्ति कॉलम में अपने घर, बचत और सेवानिवृत्ति योजनाओं को अपनी संपत्ति के रूप में गिनते हैं। क्योंकि उनके पास निवेश करने के लिए पैसा नहीं है, वे निवेश ही नहीं करते। इससे उन्हें निवेश का अनुभव खोना पड़ता है। अधिकांश लोग कभी भी वह नहीं बन पाते जिसे निवेश जगत, एक परिष्कृत निवेशक, कहता है। और सबसे अच्छा निवेश आमतौर पर पहले परिष्कृत निवेशकों को बेचा जाता है जो फिर इसे सुरक्षित रूप से खेलने वाले लोगों को बेच देते हैं। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि घर मत खरीदो। मैं जो कह रहा हूं वह यह है कि आपको संपत्ति और देनदारी के बीच अंतर समझना चाहिए। जब मैं एक बड़ा घर चाहता हूं तो मैं सबसे पहले ऐसी संपत्तियां खरीदता हूं जो घर के भुगतान के लिए नकदी प्रवाह उत्पन्न करेगी। मेरे शिक्षित पिता का व्यक्तिगत वित्तीय विवरण चूहे की दौड़ में पकड़े गए किसी व्यक्ति के जीवन को सबसे अच्छी तरह प्रदर्शित करता है। उसके खर्चे उसकी आय से मेल खाते हैं, जिससे उसे कभी भी संपत्ति में निवेश करने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं बचता। परिणामस्वरूप उसकी देनदारियां उसकी संपत्ति से अधिक बड़ी हैं। रिच डैड पुअर डैड 63 बाईं ओर निम्नलिखित चित्र मेरे गरीब पिता का आय विवरण दर्शाता है। यह हजारों शब्दों के बराबर है। इससे पता चलता है कि उसकी आय और व्यय बराबर हैं, जबकि उसकी देनदारियां उसकी संपत्ति से बड़ी हैं। दाईं ओर मेरे अमीर पिता का व्यक्तिगत वित्तीय विवरण निवेश और देनदारियों को कम करने के लिए समर्पित जीवन के परिणामों को दर्शाता है। अमीर और अमीर क्यों हो जाते हैं? मेरे अमीर पिता के वित्तीय विवरण की समीक्षा से पता चलता है कि अमीर और अमीर क्यों हो जाते हैं।
परिसंपत्ति कॉलम खर्चों को कवर करने के लिए पर्याप्त से अधिक आय उत्पन्न करता है। शेष राशि परिसंपत्ति कॉलम में पुनर्निवेशित होती है। संपत्ति का कॉलम लगातार बढ़ रहा है और इसलिए इससे होने वाली आय भी इसके साथ बढ़ती है। नतीजा यह होता है कि अमीर और अमीर हो जाते हैं। मध्य वर्ग संघर्ष क्यों करता है? मध्य वर्ग स्वयं को निरंतर वित्तीय संघर्ष की स्थिति में पाता है। उनकी प्राथमिक आय उनके वेतन से होती है। जैसे जैसे उनकी मजदूरी बढ़ती है, वैसे वैसे उनके कर भी बढ़ते हैं। उनके वेतन में वृद्धि के अनुपात में उनके खर्च में वृद्धि होती है। इसलिए वाक्यांश चूहा दौड़। वे आय उत्पादक संपत्तियों में निवेश करने के बजाय अपने घर को अपनी प्राथमिक संपत्ति मानते हैं। अपने घर को एक निवेश के रूप में मानने का यह पैटर्न और यह दर्शन की वेतन वृद्धि का मतलब है कि आप एक बड़ा घर खरीद सकते हैं या अधिक खर्च कर सकते हैं, आज के कर्ज में डूबे समाज की नींव है। बढ़ा हुआ खर्च परिवारों को अधिक कर्ज और अधिक वित्तीय अनिश्चितता में धकेल देता है, भले ही वे अपनी नौकरियों में आगे बढ़ रहे हों और नियमित आधार पर वेतन वृद्धि प्राप्त कर रहे हों। यह कमजोर वित्तीय शिक्षा के कारण होने वाला उच्च जोखिम वाला जीवन है। हाल के दिनों में बड़े पैमाने पर नौकरियों की हानि यह साबित करती है कि मध्यम वर्ग वास्तव में आर्थिक रूप से कितना कमजोर है। कंपनी की पेंशन योजनाओं को 401 के योजनाओं द्वारा प्रतिस्थापित किया जा रहा है। सामाजिक सुरक्षा स्पष्ट रूप से संकट में है और सेवानिवृत्ति के स्रोत के रूप में इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। मध्यम वर्ग में दहशत फैल गई है। आज म्यूचुअल फंड लोकप्रिय हैं क्योंकि वे सुरक्षा का प्रतिनिधित्व करते हैं। औसत म्यूचुअल फंड खरीदार करों और बंधक का भुगतान करने, अपने बच्चों के कॉलेज के लिए बचत करने और क्रेडिट कार्ड का भुगतान करने में बहुत व्यस्त हैं। उनके पास निवेश का अध्ययन करने का समय नहीं है, इसलिए वे म्यूचुअल फंड के प्रबंधक की विशेषज्ञता पर निर्भर रहते हैं। इसके अलावा, क्योंकि म्यूचुअल फंड में कई अलग अलग प्रकार के निवेश शामिल हैं, उन्हें लगता है कि उनका पैसा अधिक सुरक्षित है क्योंकि यह विविधीकृत है। यह शिक्षित मध्यम वर्ग म्यूचुअल फंड दलालों और वित्तीय योजनाकारों द्वारा बताई गई हठधर्मिता का समर्थन करता है। इसे सुरक्षित रखें, जोखिम से बचें। वास्तविक त्रासदी यह है कि प्रारंभिक वित्तीय शिक्षा की कमी ही औसत मध्यम वर्ग के लोगों के सामने जोखिम पैदा करती है। उन्हें इसे सुरक्षित रखना होगा क्योंकि उनकी वित्तीय स्थिति सबसे कमजोर है। उनकी बैलेंस शीट संतुलित नहीं है। इसके बजाय वे देनदारियों से भरे हुए हैं और उनके पास आय उत्पन्न करने वाली कोई वास्तविक संपत्ति नहीं है। आमतौर पर उनकी आय का एकमात्र स्रोत उनकी तनख्वाह है। उनकी आजीविका पूरी तरह से उनके नियोक्ता पर निर्भर हो जाती है। इसलिए जब वास्तविक जीवन भर के सौदे आते हैं तो ये लोग उनका लाभ नहीं उठा सकते क्योंकि वे बहुत कड़ी मेहनत कर रहे हैं, उन पर अधिकतम कर लगाया जाता है और कर्ज से लदे हुए हैं। जैसा कि मैंने इस खंड की शुरुआत में कहा था, सबसे महत्वपूर्ण नियम परिसंपत्ति और देनदारी के बीच अंतर जानना है। एक बार जब आप अंतर समझ जाते हैं तो अपने प्रयासों को आय सृजन करने वाली संपत्ति खरीदने पर केंद्रित करें। रिच डैड पुअर डैड 67 से अमीर बनने की राह पर आगे बढ़ने का यह सबसे अच्छा तरीका है। ऐसा करते रहें और आपकी संपत्ति का कॉलम बढ़ता जाएगा। देनदारियों और खर्चों को कम रखें ताकि संपत्ति कॉलम में डालने के लिए अधिक पैसा उपलब्ध हो। जल्द ही परिसंपत्ति का आधार इतना गहरा हो जाएगा कि आप अधिक सट्टेबाजी वाले निवेशों पर ध्यान दे सकते हैं। ऐसे निवेश जिनमें अनंत तक 100% का रिटर्न हो सकता है। $5000 का निवेश जो जल्द ही $1 मिलियन या अधिक में बदल जाता है। ऐसे निवेश जिन्हें मध्यम वर्ग बहुत जोखिम भरा कहता है। वित्तीय रूप से साक्षर लोगों के लिए निवेश जोखिम भरा नहीं है। यदि आप वही करते हैं जो जनता करती है तो आपको निम्न चित्र मिलता है। एक कर्मचारी के रूप में जो एक गृहस्वामी भी है, आपके कामकाजी प्रयास आम तौर पर इस प्रकार हैं। 1. आप कंपनी के लिए काम करते हैं। कर्मचारी अपने व्यवसाय के मालिक या शेयरधारकों को अमीर बनाते हैं, स्वयं को नहीं। आपके प्रयास और सफलता मालिक की सफलता और सेवानिवृत्ति के लिए सहायता प्रदान करेगी। 2. आप सरकार के लिए काम करते हैं। आपके देखने से पहले ही सरकार आपकी तनख्वाह से अपना हिस्सा ले लेती है। अधिक मेहनत करके आप बस सरकार द्वारा लिए जाने वाले करों की मात्रा में वृद्धि करते हैं। अधिकतर लोग जनवरी से मई तक सिर्फ सरकार के लिए काम करते हैं। 3. आप बैंक के लिए काम करते हैं। करों के बाद आपका अगला सबसे बड़ा खर्च आमतौर पर आपका बंधक और क्रेडिट कार्ड ऋण होता है। केवल अधिक मेहनत करने में समस्या यह है कि इन 3 स्तरों में से प्रत्येक आपके बढ़े हुए प्रयासों का बड़ा हिस्सा लेता है। आपको यह सीखने की जरूरत है कि आपके बढ़े हुए प्रयासों से आपको और आपके परिवार को सीधे लाभ कैसे हो।
एक बार जब आपने अपने स्वयं के व्यवसाय पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय ले लिया, बड़ी तनख्वाह के बजाय संपत्ति प्राप्त करने पर अपने प्रयासों को केंद्रित करना, तो आप अपने लक्ष्य कैसे निर्धारित करते हैं? अधिकांश लोगों को अपनी नौकरी बरकरार रखनी चाहिए और संपत्ति के अधिग्रहण के लिए अपने वेतन पर निर्भर रहना चाहिए। जैसे जैसे उनकी संपत्ति बढ़ती है, वे अपनी सफलता की सीमा कैसे मापते हैं? किसी को कब पता चलता है कि वह अमीर है, उसके पास धन है? संपत्ति और देनदारियों के लिए मेरी अपनी परिभाषाएं होने के साथ साथ धन के लिए भी मेरी अपनी परिभाषाएं हैं। दरअसल मैंने इसे आर. बकमिंस्टर फुलर नाम के एक व्यक्ति से उधार लिया था। कुछ लोग उन्हें नीम हकीम कहते हैं, तो कुछ लोग उन्हें जीनियस कहते हैं। कई साल पहले उन्होंने आर्किटेक्ट्स को चर्चा में ला दिया था क्योंकि उन्होंने जियोडेसिक गुंबद नामक किसी चीज के लिए पेटेंट के लिए आवेदन किया था। लेकिन आवेदन में फुलर ने धन के बारे में भी कुछ कहा। रिच डैड पुअर डैड 69 पहले तो यह काफी भ्रमित करने वाला था, लेकिन इसे पढ़ने के बाद इसका कुछ अर्थ समझ में आने लगा। धन एक व्यक्ति की कई दिनों तक जीवित रहने की क्षमता है, या अगर मैं आज काम करना बंद कर दूं, तो मैं कितने दिनों तक जीवित रह सकता हूं? निवल मूल्य के विपरीत, आपकी संपत्ति और देनदारियों के बीच का अंतर, जो अक्सर किसी व्यक्ति के महंगे कबाड़ और चीजों के मूल्य के बारे में राय से भरा होता है, यह परिभाषा वास्तव में सटीक माप विकसित करने की संभावना पैदा करती है। अब मैं माप सकता हूं और जान सकता हूं कि आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने के अपने लक्ष्य के संदर्भ में मैं कहां हूं। हालांकि निवल मूल्य में अक्सर गैरंकद उत्पादक संपत्तियां शामिल होती हैं, जैसे आपके द्वारा खरीदा गया सामान जो अब आपके गैराज में रखा जाता है। धन यह मापता है कि आपका पैसा कितना पैसा कमा रहा है और इसलिए आपकी वित्तीय उत्तरजीविता। धन व्यय कॉलम की तुलना में संपत्ति कॉलम से नकदी प्रवाह का माप है। आइए एक उदाहरण का उपयोग करें। मान लीजिए कि मेरे परिसंपत्ति कॉलम से प्रति माह $1000 का नकदी प्रवाह है और मेरा मासिक खर्च $2000 है। मेरी संपत्ति क्या है? आइए बकमिंस्टर फुलर की परिभाषा पर वापस जाए। उनकी परिभाषा का उपयोग करते हुए मैं कितने दिन आगे जीवित रह सकता हूं? 30 दिन का महीना मानते हुए मेरे पास आधे महीने के लिए पर्याप्त नकदी प्रवाह है। जब मैं अपनी संपत्ति से $2000 प्रति माह का नकदी प्रवाह हासिल कर लूंगा, तब मैं अमीर हो जाऊंगा। इसलिए हालांकि मैं अभी तक अमीर नहीं हूं, फिर भी मैं अमीर हूं। अब मुझे हर महीने परिसंपत्तियों से आय होती है जो मेरे मासिक खर्चों को पूरी तरह से कवर करती है। यदि मैं अपने खर्चों को बढ़ाना चाहता हूं, तो मुझे धन के इस स्तर को बनाए रखने के लिए सबसे पहले अपना नकदी प्रवाह बढ़ाना होगा। यह भी ध्यान दें कि इस बिंदु पर मैं अब अपने वेतन पर निर्भर नहीं हूं। मैंने एक संपत्ति स्तंभ बनाने पर ध्यान केंद्रित किया है और इसमें सफल रहा हूं, जिसने मुझे आर्थिक रूप से स्वतंत्र बना दिया है। अगर मैं आज अपनी नौकरी छोड़ दूं, तो मैं अपनी संपत्ति से प्राप्त नकदी प्रवाह से अपने मासिक खर्चों को कवर करने में सक्षम हो जाऊंगा। मेरा अगला लक्ष्य मेरी परिसंपत्तियों से अतिरिक्त नकदी प्रवाह को परिसंपत्ति कॉलम में पुनर्निवेशित करना होगा। जितना अधिक पैसा मेरी संपत्ति कॉलम में जाता है, मेरी संपत्ति कॉलम उतना ही अधिक बढ़ता है। अध्याय 2, पाठ 270। जितनी अधिक मेरी संपत्ति बढ़ती है, उतना ही अधिक मेरा नकदी प्रवाह बढ़ता है। और जब तक मैं अपने खर्चों को इन संपत्तियों से होने वाले नकदी प्रवाह से कम रखता हूं, मैं अपने शारीरिक श्रम के अलावा अन्य स्रोतों से अधिक आय के साथ अमीर होता जाता हूं। जैसे जैसे यह पुनर्निवेश प्रक्रिया जारी रहती है, मैं अमीर बनने की राह पर हूं। बस यह सरल अवलोकन याद रखें। 1 अमीर संपत्ति खरीदते हैं। 2 गरीबों के पास केवल खर्चे हैं। 3 मध्यम वर्ग देनदारियां खरीदता है और सोचता है कि वह संपत्ति है। तो मैं अपने काम से काम कैसे शुरू करूं? जवाब क्या है? अगले अध्याय में मैकडॉनल्ड्स के संस्थापक के बारे में सुने।